दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी एटलस के नई वीडियो में। इस वीडियो में अपन अपनी पुरानी सीरीज़ को ही आगे बढ़ाते हुए क्लास 7th की ज्योग्राफी के अंतिम चैप्टर जीवन मरुस्थलीय प्रदेशों में के बारे में पढ़ेंगे। ये इस सीरीज़ का अंतिम चैप्टर है। अगली बार अपन हिस्ट्री या फिर किसी और सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। अब मरुस्थलीय जीवन के बारे में जब आप सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले आप जब मरुस्थल के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? आई थिंक जब आप मरुस्थलों के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में रेत के बड़े बड़े मैदान, कटीली वनस्पति जो क्या बोलते हैं, मरुस्थल का जहाज, ऊँट आपके दिमाग में आते होंगे। लेकिन कभी आपने सोचा है कि पूरी तरह बर्फ़ से ढका हुआ क्षेत्र भी मरुस्थल हो सकता है? तो मरुस्थल का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि बड़े बड़े मिट्टी के मैदान देखने को मिलेंगे जहाँ वनस्पति बिल्कुल नहीं होगी, पानी बिल्कुल नहीं होगा। मरुस्थल के बारे में जब आप सोचिए ना, मरुस्थलीय प्रदेशों के बारे में, तो इसका अर्थ होता है कुछ ऐसी जलवायु कंडीशन जो एक्सट्रीम हो। क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम हो, बहुत अधिक तापमान। एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है? मध्यम से बहुत अधिक या फिर मध्यम से बहुत कम। बहुत कम तापमान में बर्फ़ की चादरें भी अपन को देखने को मिल सकती है। तो बहुत कम तापमान भी एक्सट्रीम हो सकता है। बहुत कम तापमान में भी वनस्पति बहुत कम उगती है, बड़े बड़े पेड़ देखने को नहीं मिलते। और कुछ टाइम तो ऐसा भी होता है जिसके लिए जीवन यापन करना बहुत मुश्किल होता है। लोग जैसे पहाड़ी इलाकों में जब बर्फ़ मतलब सीज़न सर्दियों की होती है ना, तो जो पूरा जो एरिया होता है ना वो बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। तो लद्दाख वाला जो क्षेत्र है जहाँ पर बर्फ़ हमेशा मतलब सर्दियों में ढकी हुई रहती है, तो वो लोग सर्दियों में तो काम बिल्कुल नहीं करते, इवन उत्सवों में, त्योहारों में ही लगे रहते हैं। तो आज अपन 2 मरुस्थलों की केस स्टडी पढ़ेंगे। एक मरुस्थल तो है जो सहारा मरुस्थल, जहाँ पर एक्सट्रीम कंडीशन है जीवन के लिए, टेम्परेचर बहुत अधिक, वनस्पति बहुत कम, पानी की कमी, और मतलब कि जीवन के लिए जो ज़रूरी होता है ना, मतलब कि सर्वाइवल मुश्किल होता है इन क्षेत्रों में, तो सर्वाइवल बहुत मुश्किल। अफ्रीका का ये महाद्वीप बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है और ये भारत का जितना क्षेत्रफल है उससे 3 गुना अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है। कुल 11 देशों में इसका विस्तार है। कहा जाता है कि जहाँ अभी सहारा का मरुस्थल है वहाँ पर पहले पानी की नदियाँ बहती थी, और बहुत सारे पुरातत्वविदों ने ऐसे साक्ष्य दिए जिससे पता चलता है कि ये क्षेत्र जहाँ पर आज सहारा मरुस्थल है वहाँ पर हरी भरी एक मतलब सोसाइटी या फिर कह सकते सभ्यता बसती थी। लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण आज उस क्षेत्र में रेगिस्तान देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरा है भारत के उत्तरी क्षेत्र में स्थित लद्दाख, जो एक्सट्रीम कंडीशन तथा अपने कल्चर के लिए जाना जाता है। वहाँ पर भी बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में भी लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और पर्यटन इस क्षेत्र की जीविका का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। बर्फ़ से ढका हुआ क्षेत्र पर्यटन को आकर्षित करता है, कल्चर के लिए जाना जाता, लेकिन फिर भी मतलब कि वनस्पति का अभाव, जीवन के लिए मतलब कृषि की बजाय पशुपालन पर अधिक निर्भर। तो ये है 2 क्षेत्र जिनके बारे में आज पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन सहारा मरुस्थल के बारे में पढ़ते हैं, जिसको विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहा जाता है। ये मरुस्थल, लेकिन ये पूरी तरह से ऐसे रेत से ढका हुआ नहीं है। यहाँ पर बहुत नग्न चट्टानें भी अपन को देखने को मिलेंगी, और कटीली झाड़ियाँ भी देखने को मिलती है, और बरखान देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर अपन को कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ पर पानी भी देखने को मिलेगा। उन पानी वाले क्षेत्र को मरुद्यान कहा जाता है। इस पूरे वीरान क्षेत्र में ये एक ऐसा प्रदेश है जो जीवन को संभव बनाता है और कृषि को भी संभव बनाता है। मोरक्को में एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत बड़ा मरुद्यान है और वो खेती को संभव बनाता है। इसका फ़ोटो मैंने ना, ये देखो, ये
रेगिस्तान के बीच में रसा बसा एक क्षेत्र है जहाँ पर खेती भी संभव है। और मरुद्यान कुछ कुछ क्षेत्रों में तो इतने बड़े क्षेत्रों में फैले हुए हैं जो बहुत बड़ी संख्या के लिए जीविका के लिए अपना आधार प्रदान करते हैं। तो ये रेगिस्तान मतलब रेत से आगे बढ़ के भी अपन इसके अंदर कुछ देख सकते हैं। अब मैप के अंदर देखिएगा ये इतने क्षेत्र में फैला हुआ है, कुल 11 क्षेत्रों में अपना विस्तार, भारत से 3 गुना अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है ये क्षेत्र। अपन देख सकते हैं मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, ट्यूनीशिया, इजिप्ट, मॉरिशस, माली, नाइजर, चाड, सूडान, वेस्टर्न सहारा, ये चट्टानों और रेगिस्तान से भरा हुआ क्षेत्र। इस क्षेत्र में नील नदी बहती है जो इस क्षेत्र की जीवन रेखा भी कही जा सकती है। मोरक्को में मरुद्यान है, वो भी इस क्षेत्र का जीवन रेखा कही जा सकती है। टेम्परेचर की बात करें तो गर्मियों में इस क्षेत्र का टेम्परेचर 50 डिग्री से ऊपर पहुंच जाता है। 50 डिग्री और 55 डिग्री के बीच में यहाँ इसका टेम्परेचर देखने को मिलता है। यहाँ की एक्सट्रीम ग्लोब के हिसाब से देखें तो ये अपन इसकी कंडीशन को जानने की कोशिश करें तो ये अपनी भूमध्य रेखा 0 डिग्री, यहाँ पर ये 35 और मतलब 30 और 35 के बीच में पाया जाता है। यहाँ से जब हवाएं ऊपर उठती है ना, यहाँ से मतलब निम्न टेम्परेचर लो प्रेशर के कारण यहाँ से हवाएं ऊपर उठती है, ठीक है, यहाँ पर उतरती है और इस क्षेत्र में उतरती है, ठीक है। हवा जब इस क्षेत्र में उतरेगी ना तो यहाँ पर क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा और उतरती हवा हमेशा बारिश न होने का साइन है। ये देखना, जो हवा जहाँ पर ऊपर उठ रही है ना, जहाँ पर हवा ऊपर उठ रही है वहाँ पर बारिश अधिक होगी और जिस क्षेत्र में हवा बैठ रही है, नीचे उतर रही है, वहाँ पर हाई प्रेशर क्षेत्र बनेगा और बारिश नहीं होगी। तो ये वो क्षेत्र है, मतलब यहाँ पर आपको इस क्षेत्र में, ग्लोब के इस क्षेत्र में आपको बड़े बड़े रेगिस्तान देखने को मिलेंगे। फिर वो सहारा का रेगिस्तान हो, भारत में आपको वो थार का मरुस्थल देखने को मिलेगा। और ये अरब वाला क्षेत्र भी, जहाँ पर ये वाला अरब वाला क्षेत्र, ये आप देखो, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर भी बड़ा रेगिस्तान, मतलब रेगिस्तानी क्षेत्र ही है यहाँ पर। और भारत का थार का मरुस्थल भी इसी क्षेत्र में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर हवाएं नीचे बैठती है। ये ध्यान रखना है कि जिस क्षेत्र में हवा ऊपर उठेगी वहाँ पर बारिश की सिचुएशन बनती है, और जिस क्षेत्र में हवा नीचे उतर रही है वहाँ पर हाई प्रेशर के कारण बारिश नहीं होती। तो बारिश यहाँ पर कम, एक तो टेम्परेचर बहुत अधिक, बारिश बहुत कम। अब टेम्परेचर अधिक, बारिश बहुत कम वनस्पतियों के लिए, वनस्पति के विकास के में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसलिए अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि कांटेदार वनस्पति एक वनस्पति का प्रकार है। तो कांटेदार वनस्पति इस क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। कैक्टस है, खजूर है, इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। बेर है, ये इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये इसकी विशेषता है। अब ये है कि दिन में तो जो सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि कर्क रेखा के और मकर रेखा के बीच में, तो सूर्य दिन में सीधा पड़ता है तो टेम्परेचर बहुत अधिक। अब क्या है, यहाँ पर हवाएं नीचे की तरफ बैठ रही है तो बारिश नहीं होती, तो बादल नहीं बनते हैं। तो शाम के समय जब बारिश, आसमान पूरी तरह खाली रहता है, मतलब दिन में जब आसमान बहुत पूरा खाली रहता है तो सूर्य की किरणें लगातार इस तक पहुँचती रहती है, तो टेम्परेचर बहुत अधिक। शाम को भी बारिश का माहौल तो है ही नहीं, क्योंकि बादल नहीं बन रहे। तो जो पार्थिव विकिरण है ना, मतलब जब सूर्य पृथ्वी गर्म होके खुद एक आग के गोले के रूप में काम करती है और विकिरणों को वापस भेजती है, तो वो विकिरण बहुत तेजी से बाहर जाती है। तो रात का टेम्परेचर मरुस्थलीय क्षेत्र में बहुत कम देखने को मिलता है, इवन 10 डिग्री के आसपास भी पहुंच जाता है। तो दिन का टेम्परेचर बहुत अधिक और रात का टेम्परेचर बहुत कम, मतलब कि आपको दैनिक तापांतर इस क्षेत्र में बहुत अधिक देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये तो देख लिया कि ये यहाँ की जलवायु कंडीशन है कि बारिश बहुत कम होती है, हवाएं नीचे की तरफ बैठती है, इसलिए बारिश बहुत कम होती है। तापमान बहुत अधिक, दिन का तापमान बहुत अधिक, रात का तापमान बहुत कम, दैनिक तापांतर बहुत अधिक हो गया। और जलवायु के कारण वनस्पति के संदर्भ में अपन बात कर सकते हैं कि वनस्पति जैसे कटीले झाड़ियाँ, और ये वनस्पति बेर है, खैर है, खजूर है, कैक्टस है, ये वनस्पति इस क्षेत्र में पाई जाती है। अपन ने वनस्पति पढ़ रही, जलवायु पढ़ ली, अब वहाँ के लोगों का जीवन बात करते हैं।
यहाँ पर जमीन उपजाऊ नहीं है। उपजाऊ अपन को इस क्षेत्र में, कुछ क्षेत्रों में, जैसे नील नदी के आसपास का क्षेत्र है, वो कृषि के लिए इसको प्रोवाइड करवाता है। मोरक्को में जो मरुउद्यान है वो भी कृषि के लिए इसको प्रोवाइड करवाता है, लेकिन ज़्यादातर जो क्षेत्र है ना वो कृषि की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। इसीलिए ज़्यादातर क्षेत्र, इस क्षेत्र में रहने वाले लोग पशुपालन पर निर्भर हैं। पशुपालन के लिए यहाँ जानवरों की बात करें तो आपको ऊँट देखने को मिलेंगे, लोमड़ी देखने को मिलेगी, ऊँट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर ऊँट, याक, गधा, ये जानवर आपको इस क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस क्षेत्र की जलवायु, अब लोग पशुपालन पर निर्भर, पशुपालन के लिए ऊँट है, यहाँ के मुख्य जानवर हैं। अब और पशुओं से मिलने वाले जो दूध, दही वगैरह, ये यहाँ के जीवन यापन के लिए मुख्य तरह, और पशुओं की जो खाल वगैरह है उससे वो सामान भी बनाते हैं, जैसे कि चमड़े की पर्स बना लिए, चटाई बना ली। ये यहाँ पर रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय है। जहाँ की जलवायु जैसी होती है वहाँ पर उसी प्रकार की कृषि या फिर व्यवसाय अपन को देखने को मिलता है। अब जैसे जानवर यहाँ के मुख्य, मतलब जो भी जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं, कृषि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, तो पशुपालन होता है। पशुपालन के कारण यहाँ पर अब जानवर है तो फिर खाल वगैरह आसानी से मिल जाती है। खाल वगैरह मिलने के कारण यहाँ के लोग ऐसे व्यवसाय, जैसे कि चमड़े के बैग बनाना, चटाई बनानी, लेदर के कपड़े बनाना, जूते बनाना, ये सब काम करते हैं। अब क्या हुआ, चेंज कब आया, इस क्षेत्र में अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र में तेल के भंडार मिल गए। तेल के भंडार मिलना, विश्व के तेल की डिमांड तो है ही है, तेल विश्व की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऐसे में इस क्षेत्र की पर विश्व के विभिन्न देशों की नज़र पड़ी, तो यहाँ पर तेल के कुओं की खुदाई हुई, रोजगार सृजन हुआ। इन मरुस्थलों में, जहाँ मरुस्थल का जहाज कहा जाने वाला ऊँट ट्रांसपोर्टेशन का मुख्य साधन था, आज इसी क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। बड़ी बड़ी सड़कें, राजमार्ग, हाईवेज, मल्टीनेशनल हाईवेज वो बन रहे हैं। तो मतलब तेल की खोज ने इस क्षेत्र में आज परिवर्तन लाया है। तो अपन कह सकते हैं कि इस क्षेत्र का जीवन किस प्रकार जलवायु से प्रभावित है और किस प्रकार परिवर्तन हुआ है। तो आई थिंक आपको इस क्षेत्र की जलवायु के बारे में पता चल गया होगा, वहाँ के लोगों का व्यवसाय पता चल गया होगा और आए परिवर्तनों के बारे में पता चल गया होगा। इसके बाद अपन एक क्षेत्र की और केस स्टडी, दूसरा केस स्टडी है लद्दाख के ठंडे मरुस्थल। ठंडा मरुस्थल मतलब यहाँ का जो टेम्परेचर है वो सामान्य से बहुत कम होता है। इसकी लोकेशन की बात करें तो ये भारत है। ठीक है, यहाँ पर काराकोरम दर्रे और जास्कर श्रेणी के बीच में लद्दाख का मरुस्थल पाया जाता है। इस एक्सट्रीम कंडीशन में भी लोग यहाँ पर जीवन यापन करते हैं। सर्दियों में यहाँ का तापमान 40 डिग्री के पास चला जाता है, -40 डिग्री के पास चला जाता है, और गर्मियों में मैक्स टू मैक्स 10 से 15 के बीच में यहाँ का तापमान रहता है। तो अपन कह सकते हैं कि जीने के लिए एक्सट्रीम कंडीशन तो है। अब टेम्परेचर की इतनी अधिक वेरिएशन के कारण यहाँ पर भी वनस्पति विरल है, लेकिन वनस्पति की विरलता के बावजूद इस क्षेत्र में भी जानवर, मतलब पशु होते हैं ना, वो हर क्षेत्र में एडेप्टेशन के हिसाब से कुछ जानवर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ महत्वपूर्ण जानवर पाए जाते हैं, जैसे कि ये देखो, यहाँ पर हिम तेंदुआ पाया जाता है, लाल पांडा पाया जाता है, कुछ हिरण पाए जाते हैं, छोटे छोटे जानवर पाए जाते हैं। तो ये जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं और इन्हीं जानवरों का पशुपालन के लिए प्रयोग किया जाता है। तब पशुपालन यहाँ के लोगों का भी मुख्य व्यवसाय हुआ। एक्सट्रीम कंडीशन के कारण यहाँ पर जो गर्मी होती है ना, जो 10 से 15 डिग्री का टेम्परेचर होता है, तब लोग व्यवसाय में लगे रहते, पशुपालन करते हैं। याक यहाँ का मुख्य यहाँ पर भी याक वगैरह पाए जाते थे। यहाँ पर याक और भेड़ वगैरह यहाँ पर पाए जाते थे, यहाँ से पशुपालन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बर्फ से ढके इलाके, ये तो मैंने बता दिया कि इसकी लोकेशन ही ऐसी है कि काराकोरम दर्रे और जास्कर श्रेणी के बीच में ये पाया जाता है। तो यहाँ पर कंडीशन तो एक्सट्रीम है ही। अब
यहाँ पर पशुपालन मुख्य व्यवसाय ये बताते हैं। कृषि के लिए यहाँ पर भी मतलब कुछ क्षेत्रों में कृषि जरूर होती होगी, लेकिन कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय नहीं है। गर्मियों में ये पशुपालन और कुछ पर्यटन इस क्षेत्र का मुख्य व्यवसाय, पशुपालन पर्यटन। और ये मतलब इस क्षेत्र की सुंदरता इतनी अधिक है कि शायद इसके फोटो देख के भी आपको लगे कि नहीं इधर तो जाना है, बाकी कहीं नहीं। तो यहाँ की सुंदरता, यहाँ की प्रकृति सच में लोगों को आकर्षित करती है, क्योंकि ये क्षेत्र मतलब कि बाहरी हस्तक्षेप से अभी बहुत दूर है। मतलब अभी हो रहा है हस्तक्षेप, लेकिन अभी बहुत दूर है। इसलिए आपको अगर प्रकृति से रियल जुड़ाव महसूस करना है ना, तो इस क्षेत्र में जाना चाहिए। और यही इसकी क्वालिटी के कारण आज भी पर्यटन इस क्षेत्र का मुख्य व्यवसाय बना हुआ है। अब पर्यटन हो गया, पशुपालन हो गया, एक्सट्रीम कंडीशन हो गई, तापमान बहुत कम। और तो तापमान सर्दियों में इधर बहुत कम होता है। सर्दियों में बहुत कम होने के कारण यहाँ के लोग व्यवसाय वगैरह कुछ कर नहीं कर सकते, मतलब कि आर्थिक गतिविधियों में नहीं संलग्न हो सकते। पर्यटन यहाँ पर वर्ष भर चलता है, लेकिन जब सर्दियों में ये लोग मतलब व्यवसाय वगैरह नहीं कर सकते, तो ये ज़्यादातर धार्मिक उत्सवों वगैरह में लगे रहते हैं। धार्मिक उत्सवों में लगे रहते हैं। यहाँ पर जो ज़्यादातर जनसंख्या रहती है ना, वो बौद्ध धर्म और मुस्लिम धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित होने के कारण यहाँ पर बहुत सारे बौद्ध मठ पाए जाते हैं, और जो बौद्ध जनसंख्या को आकर्षित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बौद्ध जनसंख्या यहाँ पर पर्यटन के रूप में बहुत अधिक जाती है। तथा यहाँ पर गोपा नामक एक मतलब कि मठ भी पाए जाते हैं, जो वैसे तो इसका शाब्दिक अर्थ अलग होता है कि मुखिया का घर, जहाँ से प्रशासनिक कार्य चलते हो, लेकिन ये मठ से भी रिलेटेड है। ठीक है, ये देखो, इसकी सुंदरता सच में आकर्षित करती है। यहाँ पर आपको लवण और अलवण झीलें भी देखने को मिलेगी, और इसकी सुंदरता के कारण यहाँ पर पर्यटन मुख्य व्यवसाय, पशुपालन एक एक्स्ट्रा व्यवसाय के रूप में, जानवर इधर ये पाए जाते हैं, और इसकी लोकेशन मैंने बता दी, और एक्सट्रीम कंडीशन के बारे में बता दिया। इन एक्सट्रीम कंडीशन, गर्म मरुस्थल हो या ठंडे मरुस्थल, फिर भी यहाँ पर जीवन यापन कर रहे लोग, मतलब ये अपन कह सकते हैं कि मैदानी इलाकों या फिर जहाँ पर मध्यम तापमान या फिर एक्सट्रीम कंडीशन नहीं है, वहाँ पर लोग जिस आसानी से जीवन यापन करते हैं, वहीं यहाँ के लोग एक मतलब मुश्किल से जीवन यापन कर रहे हैं। तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ के लोग है ना, पहाड़ी इलाकों में रह रहे हैं, लद्दाख के लोग, तो ऑब्वियसली यहाँ पर मेहनती लोग, मतलब महिलाएं भी आपको इतने सारे कार्य करती हुई दिखाई देगी, पुरुष भी यहाँ पर बहुत सारे कार्य करते दिखाई देंगे। और ये एक्सट्रीम कंडीशन में किस प्रकार मेहनत कश के रूप में अपना कार्य करते हैं, ये भी देखने योग्य है। मरुस्थल के संदर्भ में भी यही सही है कि मरुस्थल के लोग भी बहुत अधिक एक्सट्रीम कंडीशन के कारण आपको बहुत अधिक मेहनत करते हुए अपने जीवन यापन के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जीविका को चलाने हुए भी वो एक तरफ से मेहनत करते हुए दिखाई देते हैं। धन्यवाद। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ये चैप्टर ज्योग्राफी क्लास 7th का लास्ट चैप्टर है। अब इसके बाद अपन या तो फिर क्लास 8 की ज्योग्राफी या फिर 7th क्लास की हिस्ट्री को पढ़ेंगे। जो भी पढ़ना है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।